नमस्कार तो साथियों को मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन फिर स्वागत करता हूं। साथियों कैसे सब लोग उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपनी पढ़ाई में आसपास मस्त एकदम जिंदाबाद से रह रहे होंगे। तो साथियों आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास रीजनिंग शिफ्ट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, जो आज की जो शिफ्ट है वो कौन सी है आपकी 17/9/2018 की शिफ्ट फर्स्ट से क्या आपके रीजनिंग के क्वेश्चन लिए गए। ये जो क्लास है शिफ्ट वाइज चल रही है और एक चीज ध्यान रखें, ये जो क्लास है आपको सुबह 9 बजे मिल रही है। आपकी क्या सुबह 9 बजे मिल रही है आपको, सुबह 9 बजे है ना, सुबह 9 बजे। ठीक है, इसके अलावा और जो हमारी क्लासेज हैं वो आपको सुबह 7 बजे आपकी क्या है, 7 बजे मैथ की है, 7 बजे मैथ की है जो ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, जो शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन वो जो हम करा रहे हैं। ठीक है, 8 बजे आपकी क्या है, 8 बजे आपकी एस डी यादव चल रही है, एस डी यादव मैथ चल रही है। जो भाई मैथ को बेसिक कंसेप्ट से बेसिक तरीके से सीखना चाहता है वो 8 बजे वाली क्लास को देख ले, और जो भाई हमारा सिर्फ रिवीजन तौर पे चाहता है कि मुझे पेपर देखना है, पेपर में आया कैसे थे क्वेश्चन, वो 7 बजे वाली क्लास देखे। और 9 बजे रीजनिंग क्लास चल रही है जो आप देख रहे हो आप। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से शेयर करें ताकि काफी लोग मतलब आप लोगों के द्वारा लाभान्वित हों इस वीडियो के जरिए, कि उनको पता चले कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रीजनिंग में काफी शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, काफी अच्छी एफर्ट लगाने वाली चीजें बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो ज्यादा से शेयर करें ताकि क्या है हम और आप एक दूसरे से अधिक कनेक्ट रहें। ठीक है भाई, तो चलो भाई ये जो रीजनिंग क्लास है शिफ्ट 1 की है और 17/9/2018 की है। पेपर से पहले पेपर जैसे क्वेश्चन कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि लेवल क्या रहने वाला है। तो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आगे जो मैथ में रीजनिंग क्लास है, रीजनिंग का है, आप स्कोर अच्छा कर सको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 17/9/2018 की शिफ्ट में पहला पेपर है जो आया हुआ है, मतलब पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा से आवश्यक पर्याप्त है उनकी पहचान करें, यानी कथन निष्कर्ष है इनको बताना है। प्रश्न क्या है, सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है। प्रश्न है सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है। ठीक है, नंबर 1 कथन क्या है इसका, नंबर 1 कथन है कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भाग 10 किलोग्राम है। दूसरा जो कथन है वो है अंतिम 10 डिब्बे में 6 डिब्बों कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार के 40 ग्राम अधिक है। तो देखो ये दोनों कथन दे दिए, अब इनमें जो सवाल है उसमें जो कथन है कौन सा फॉलो करेगा। कथन 1 अकेला पर्याप्त है, या कथन 2 अकेला पर्याप्त है, या कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, और कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। तो भाई इस चीज के लिए क्या होगा, आपको जब टोटल वेट निकालना होगा तो क्या होगा, दोनों कथनों को क्या करना, फॉलो करना होगा, जब भी आपको क्या है इसका टोटल वेट निकाल सकते हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पहले का आंसर डी सही हो जाएगा, पहले का आंसर क्या है, डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि दी गई आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। तो बेटा देखो पहले जो दे रखा है एक डंडा दे रखा है ना, उस पे 2 सर्कल है, 2 सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हम यानी क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, उसका तो वही उसका क्या बना, इसको एक सर्कल पे जाके एक अंतिम छोर पर जोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसे इसमें जो अगला जो पूछा गया है वो दिया गया है, ये जैसे इस पे क्या है एक जो वर्ग है वो दे दिए हैं। ठीक है, अब इसकी देखो इससे रिलेशन इसका हमें देखना है, तो क्या होगा बेटा, देखो इसके जब इसने क्या इसको जब चपट रहे थे इसको खोल दिया और आखिरी सिरों पर छुड़ा दिया, तो हम क्या करें, ऐसे इसको आखिरी सिरों पर छिड़ाने वाली आकृति देखें, कोई ऐसी आकृति है इसमें, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है बेटा। लेकिन ग्रुप डी में एक चीज ध्यान रखना कि ऑप्शनों को क्या होते हैं वो मिस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शनों को ऑप्शन के नाम के हिसाब से आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ पे तो सीधा ए का ए दे दिया, बी का बी दे दिया, सी का सी दे दिया, डी का डी दे दिया। लेकिन बहुत से सवालों में ऐसे अभी इसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि ए की मतलब ऑप्शन तो ऑप्शन ए है लेकिन उसके लिए क्या बी है ना, यानी अगर बी को अगर तुम्हें सही करना है तो ऑप्शन ए टिक करना होगा, और ऑप्शन सी को ऐसे आगे देखेंगे किस तरह से कंफ्यूजन वाले हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि दर्पण को एमएन रेखा पर रखें, और इसका हमें मतलब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। बेटा देखो जैसे ये दे रखा है ना, दर्पण प्रतिबिंब क्या होना बेटा, ये दे रखा तुम्हें ये, और ये जो दे रखा है इसका ऐसे, और ये जो ऐसे है कुछ इस तरीके से है बेटा, मैनेज कर लेना जो आकृति बनाई है। ठीक है, इस तरह से तो है बेटा, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे, तो बेटा दर्पण क्या उल्टा होगा, बेटा उल्टा होगा तो कैसे हो जाएगा बेटा, ये वाली आकृति कैसे आ जाएगी, ये वाली आकृति
विपरीत हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, तो कैसी हो जाएगी ये हमारी कुछ इस तरह से आने वाली होगी ना, इस तरह से, है ना, इस तरह से आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सही है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन बेटा अब देखो मैंने बोला था ना कि ए सही हो जाएगा, बेटा जल्दबाजी में क्या करते हैं हम डायरेक्ट ए को ऑप्शन कर, लेकिन ए का जो ऑप्शन है वो सी के लिए कर रहा है टारगेट, बी का ऑप्शन ए के लिए टारगेट कर रहा था। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा बी सही होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो आकृति है उसके हिसाब से ए सही है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन टिक करोगे ऐसे सवाल के लिए, ऑप्शन बी टिक करोगे, तो ये चीज ध्यान रखें पेपर में विशेषतर कि आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है भाई। टिक जो सॉल्व तो आप आसानी से कर लो, लेकिन टिक जो करना है वो इसी हिसाब से करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अगर नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। कथन एक, छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो जो अवधारणा वो क्या है, छात्र दो के नोट्स, एक जो पहली अवधारणा वो ये है कि छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, और सेकंड जो अवधारणा है छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो बेटा ये कथन इसका अवधारणा हुई। हमें यहाँ पे किसी भी रियलिटी फॉर्म में नहीं जाना होता, जो सवाल दिया गया उसी के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे वो गलत बात कर रहा है उसी गलत को ही हम सही मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा इतना तो लॉजिक लगाएंगे नहीं कि छात्र एक जो उसकी मतलब समझ को सत्यापित करना चाहता है, तो इसमें यही रहेगा छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए, वो उसके नोट्सों से पढ़ना चाहता है या उसके नोट्सों के द्वारा अपने नोट्स बनाना चाहता है, कॉपी करना चाहता है, फोटो स्टेट करना चाहता है, जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पे करेगा। तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें सिर्फ ऑप्शन मतलब एक ही चीज मिलेगी ना, एक ही चीज मिलेगी, यानी जो उसका जो अवधारणा वो एक ही मैच कर रही है, एक मैच कर रही है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी से केवल एक अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ये कह रहा है नीचे दिए कथनों और निष्कर्ष को पढ़ें। ये कह रहा है कोई गाय बिल्ली नहीं है, और सभी जो कथन जो है दूसरा कथन क्या है, सभी बिल्लियों की मूंछें हैं। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ, पहला निष्कर्ष है कुछ गायें बिल्लियां हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ गायों की मूंछें हैं। तो यहाँ पे दोनों में से मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा है, आपको लगे तो बताना। देखो कुछ गायें बिल्लियां हैं, ये कह रहा कोई गाय बिल्ली नहीं है, मतलब ना तो कोई गाय बिल्ली है, बिल्ली गाय हो सकती है लेकिन कोई गाय बिल्ली नहीं है, ठीक है। सभी बिल्लियों की मूंछें हैं, तो सभी बिल्लियों की मूंछें, ठीक है। लेकिन जो निष्कर्ष दिया गया क्या दिया गया, कुछ गायें बिल्लियां हैं, तो ऑप्शन तो एक गलत हो गया हमारा। और जो सेकंड जो निष्कर्ष दिया कुछ गायों की मूंछें तो बेटा बिल्लियों की है, और बिल्लियां गाय है भी और नहीं भी। लेकिन हमें यहाँ पे बात चर्चा नहीं करनी, क्योंकि कथन निष्कर्ष अवधारणा है, पूर्व धारणा, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें जो कथन दिया गया उसी के ऊपर रियलिटी मान के चलना होता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों में से कोई नहीं होगा, यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी में तो ये है, ये नहीं होगा। ये कह रहा बी में कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो 5 में क्या होगा बेटा, 5 में का बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये आकृतियां हैं, निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र में कौन सा होगा। बेटा देखो यहाँ पे देखो हम क्या देख रहे हैं, अब देखो इसमें कैसे पहचान करोगे। बेटा मुझे ना एक डार्क सा दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल को फॉलो कर लेते हैं। बेटा पहले जो ट्रायंगल था वो इस तरह से था, पहले ट्रायंगल था वो इस तरह से था, और इसके ऊपर जो चिन्ह है वो इस तरह से है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में क्या हुआ, उसको ट्रायंगल को ऐसे किया, ऐसे ऐसे और ऐसे बना दिया, यानी इसको ऐसे घुमाया। फिर उसके बाद में क्या, ये जो लाइन है वो इस तरह से कर दी। इसके बाद में क्या हुआ, वो फिर है ना ऐसे किया, यानी दक्षिणावर्त घूम रहा है वो, ठीक है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, और उसको ऐसे कर दिया। बेटा अब बेटा लाइन कैसी ऐसे आएगी ना हमारी, और लाइन अब जो ट्रायंगल है वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। बेटा ऐसा ट्रायंगल किसमें दिख रहा है, बेटा ऐसा ट्रायंगल हमें दिख रहा है सी और डी में, किसमें दिख रहा है, सी और डी में दिख रहा है। अब लेकिन बेटा फाइनल कैसे करेंगे, सी और डी वाले होगा। अब एक चीज ध्यान रखें, पहले वाले में पहले में था, दूसरे वाले में दूसरे में था ये, और तीसरे वाले में तीसरे में, चौथे वाले चौथे में। तो बेटा इससे ज्यादा वेरीफाई हो रहा है कि चौथे में ही है हमारा, तो 4 वर्ग दे रखे उसमें चौथे में ही है, लेकिन 2 में दे रखा, सी और डी में दे रखा। तो कैसे वेरीफाई करेंगे इसको, बेटा देखो इसको कि यहाँ पर जो है इसको ये और ये है ना, ये और ये हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा हमारा, है ना, डी सही हो जाएगा बिल्कुल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड देखें, आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें जो लाइन है ना वो उससे थोड़ा इसमें गैप ज्यादा है, इसमें गैप कम है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे दो सी और डी लगभग सेम ही लग रहे हैं ना, सी और डी लगभग सेम ही लग रहे हैं, तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, बड़ा कमेंट करके बताना। मुझे तो डी और बी और सी दोनों सेम लग रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज और देखें, क्या देखोगे, ठीक है, और कुछ देख लेते हैं इसमें। हाँ देखो एक चीज और आ रही है, क्या आ रही है, देखो पहले में देखो
प्लस प्लस 2 दे रखे हैं, प्लस प्लस इसके नीचे ऐसे दे रखा है, ठीक है। दूसरे वाले में प्लस ये दे रखा है, तो तीसरे वाले में प्लस प्लस ये दे रखे हैं, ठीक है। तो चौथे वाले में क्या होगा, चौथे वाले सिंगल हो जाएगा बेटा, चौथे वाले में क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो ये क्या बेटा, डी इसका कंफर्म हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इसका कंफर्म है डी, ठीक है, डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे घुमाने के लिए क्या दे रखा है, ए में बी दे रखा, बी में सी दे रखा, सी में ए दे रखा, डी में डी दे रखा है, तो बेटा इसका डी, तो डी इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटा शेयर जरूर करते रहना क्लास को, ठीक है, शेयर करते रहोगे तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो मेहनत दोनों की तरफ से होनी चाहिए, है ना। ये कह रहा है आगे, देखो कह रहा है निम्नलिखित कथन में से, तो कथन इसका कथन पढ़ते सीधा, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, सतत विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए। अब धारणा क्या है इसकी, धारणा एक कह रही घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा क्या कथन, दूसरी धारणा क्या है, अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इस प्रकार विशेषता पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में, बेटा ऐसा दिशा में, घर के पश्चिम दिशा में पूरा, ऐसा तो कोई हमारे पास कोई नियम नहीं है अभी, ठीक है। और ऊर्जा संरक्षित यानी उजाले वाली ऊर्जा को पेड़ों का क्या संबंध है भाई, उजाले वाली ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा जो है पेड़ लेते हैं, है ना। आपने देखा ना प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो पौधे हैं जो प्रकाश लेते हैं, प्रकाश को स्टोर थोड़ी करते हैं, है ना, स्टोर थोड़ी करते हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन तो वो गलत ही हो जाएगा। लेकिन अगर पहले ऑप्शन की अगर बात करें, पहली धारणा की अगर बात करें, तो बेटा घरों में क्या आपको लगता है कि अगर हमें उजाला अगर बढ़ाना हो तो बल्ब की जगह हमें CFL ही लगानी होगी या LED बल्ब ही लगाने होंगे। हो सकता है कि एक बल्ब या 4 बल्ब लगा दो आप। जो पहले जो बल्ब आते थे उसकी बात कर रहा है ये, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, 200 रुपये वाला सूर्य का जो बल्ब आता था उसकी बात कर रहा है कि आपको अगर ज्यादा उजाला चाहिए तो आप CFL मतलब एक बल्ब या 4 बल्ब लगा दो, CFL जलाने की जरूरत थोड़ी है लेकिन नहीं भी है। लेकिन हमें क्या है उसकी सत्यता पर बात करनी जो वो बात कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, हमारे दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि धारणा 1 और धारणा 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, मतलब कोई भी लागू नहीं होती है, ठीक है। साथ में का बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। ये कथन निष्कर्ष कह रहा है कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी है, कुछ धातुएं लोहा है और कुछ लोहा भारी है। तो सभी लोहे धातु हैं और या सभी भारी धातुएं हैं। तो बेटा इसको एक चीज से समझे, इस तरह कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये लोहा है, ये क्या है, लोहा है, लोहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये धातु हो गई, धातु, और यहाँ पे क्या है, भारी हो गए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, भारी हो गया। बेटा ये होता है लोहा जो है, कह रहा है कि सभी कुछ धातु है लोहा है, कुछ धातु जो है ये वाली जो लोहा है ना, और कुछ जो लोहा जो भारी है, यानी कुछ भारी कुछ लोहा भारी होता है, ठीक है। तब ये कह रहा है कि कथन निष्कर्ष ये कहता है कि सभी लोहा धातु में, बेटा सभी लोहा जो है यानी जो इसके देखो कुछ ही लोहा तो धातु है, तो बेटा सभी लोहा धातु नहीं। तो जो पहली धारणा वो क्या गलत है। दूसरी धारणा क्या कहती है, सभी भारी धातु हैं, सभी भारी धातु हैं यानी जो सभी भारी हैं वो धातु हैं, बेटा नहीं। तो इसके लिए दूसरी धारणा भी गलत है। तो इसलिए क्या दोनों धारणा क्या है, गलत हो जाएंगी। यानी ये कह रहा है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, 8 में का ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो मजेदार क्वेश्चन ही आ गया। पाइप को क्या लिखा जाए, 169165, पाइप को 169165 लिखा जाता है। तो स्वान को क्या लिखा जाए, स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, बेटा पाइप यानी पी का क्या लिख दिया बेटा, पी को देखो पाइप है, पाइप है ना, पाइप, पाइप है ना, पाइप। तो पी को क्या लिखेंगे 16, आई को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, पी को क्या लिखेंगे 16 और ई को 5 लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखो अल्फाबेट को सीधे सीधे नंबर में लिखा है उसने। तो स्वान को क्या लिखेंगे बेटा, स्वान को लिखेंगे बेटा, स्वान को हमें उसने बोला स्वान का हमें अंतिम शब्द बताना है, अंतिम अक्षर बताना है। तो बेटा हमें सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो एन को हम क्या लिखेंगे, एन को 14 लिखेंगे और अंतिम अक्षर क्या होगा 14 होगा, यानी 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखो भाई। ये कह रहा है दिए गए कथन, देखो इसमें तो शेडो पूरे कथन निष्कर्ष से भरा हुआ है। ये कह रहा है कथन पढ़ लेते सीधा, ठीक है। ये कह रहा है सत्यता वत्यता वाली बात तो सब जानती हो आप, ठीक है। हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, मेयर अपने सचिव से कहता है। यानी जो मेयर है, जो नगर का जो मालिक होता है, नगर निगम का जो मालिक होता है, मेयर कहता है कि एक मतलब शहर में पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, जो मतलब अच्छी क्वालिटी का पार्क होना चाहिए। तो इसका क्या हो सकता है, ये कहता है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक पार्क रहित हरित आवरण में सुधार करते हैं। जो पारिस्थितिक पार्क जो है हरित वातावरण में सुधार करते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक पार्क हरित वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, भाई ये भी बात सही है। तो क्या दोनों अनुसरण क्या करते हैं, दोनों निष्कर्ष सही कहला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, दोनों अनुसरण कौन से में सही है हमारे,
ये कह रहा है केवल एक निष्कर्ष, बेटा ए तो गलत है हमारा, और निष्कर्ष ए और निष्कर्ष दो दोनों ही पालन नहीं करते, ये भी गलत है। निष्कर्ष ए और निष्कर्ष दो दोनों ही पालन करते, बेटा सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा बेटा, इसका क्या सी सही हो जाएगा बेटा। ये जो पार्क है वो क्या करेगा, वो हमें क्या करेगा, वो हरित वातावरण सुधार करेगा, और क्या करेगा, वो जो है वायु प्रदूषण को कम भी करेगा। ठीक है भाई, इसी कारण तो लगा रहा है वो। आगे देखो, मैं कहना इसमें कथन निष्कर्ष बड़े बेटा, कथन निष्कर्ष आप पूरे करके जाना, मतलब ढंग से तैयार करके जाना, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, अभी एग्जाम से पहले मैं, अभी आपका एग्जाम शुरू होने वाला, कल आपका क्या, सॉरी कल तो वीडियो तो आज रात में रिकॉर्ड हो रही है, कल मतलब आप देख रहे होंगे। इस वीडियो के साथ देखने के बाद ही आपको क्या, जो आपके जो जिले और सेंटर आपको क्या मिल जाएंगे 10 बजे, है ना। तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। क्या बात है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, ये कहावत है ना। तो निष्कर्ष से क्या कह रहा है, जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। बात तो सही है भाई, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्या इसका क्या मतलब है कि जो बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो अंदर से अच्छी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि अच्छी हो। और हर किसी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो बनावटी व्यक्ति होता है उसके अंदर को नहीं झांक सकते, कहते हैं ना चेहरे पे कुछ और मन में कुछ और, कहते मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यानी दोनों जो अवधारणा है वो सही है, निष्कर्ष जो सही है, यानी ऑप्शन जो सी है, निष्कर्ष ए और निष्कर्ष दोनों पालन करते हैं, दोनों पालन करते हैं। जो 11 है उसका क्या हो जाएगा, 11 का सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 11 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अगर निम्न के श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यानी B25Y, DW 23 और F21U। यानी यहाँ पे हमें एक चीज तो साफ दिख रही है, 25 के स्थान पर क्या आता है हमारा, 25 के स्थान पर आता है हमारा बी, है ना, बी आता है, सॉरी 25 स्थान बी आता है, बी आता है, लेकिन क्या उल्टा आता है ना। यानी 25 का क्या है, देखो एक समझो इस चीज को, देखो यहाँ पे पहले मैं इसको क्वेश्चन पूरा लिख दूं, B25Y और क्या है हमारा, और देखो यहाँ पे देख लो D23W, इसके बाद F21U। देखो 25 पे Y आता है, Y का उल्टा क्या है, B है। 23 पे क्या आता है, W आता है, W का उल्टा क्या है, D है। 21 पे U आता है, U का उल्टा क्या F है। बेटा एक देखो 25 23 यानी दो कट रहे हैं, दो कट रहे हैं बेटा, दो कट रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या आएगा 19 है, क्या आएगा 19 आएगा, 19 आएगा। 19 में बेटा क्या आता है, 19 पे क्या आता है, S आता है, 19 पे क्या आता है, S आता है। ठीक है, 19 पे क्या आता है, S आता है। बेटा 19 और S कहीं दिख रहा है आपको, 19 और S कहीं दिख रहा है, तो बेटा कहोगे दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में दिख रहा है। और एस का उल्टा क्या होता है, एच होता है। बेटा एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा एच होता है, एच का उल्टा एस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो बेटा कैलेंडर की ऐसी ट्रिक पढ़ाऊंगा मैं, कैलेंडर क्वेश्चन आ गया है, इसी के लिए सोच रहा था मैं। आप सोच रहे हो मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं रीजनिंग कैसे पढ़ा रहा हूँ आज। बेटा रीजनिंग भी अच्छी है, जीके भी अच्छी, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना वो मैथ में अच्छा है, मतलब इंटरेस्ट मैथ में ज्यादा, इसलिए मैथ को ज्यादा प्यार करता हूँ। तो कह सकते हो कि जैसे पहला प्यार है वो मैथ है, तो इसीलिए मैथ से मतलब लगाव ज्यादा है, और रीजनिंग तो बहुत अच्छी से आती है। और ऐसी ट्रिक देख लेना इसके बारे में तो बस हाल जाओ। बेटा अभी देखना आपने कैलेंडर में ना, कैलेंडर में आपने क्या है, कैसा देखा होगा, एक फॉर्मूला लिखा देंगे लंबा और चौड़ा, और उसके बाद में क्या आपको क्या करना होगा कि मतलब ये कोड हो गया, और ये मतलब 2003 का, 2001 का, 2005 का ये कोड हो जाएगा, उसको जनवरी का ये कोड है, फरवरी का। भाई बेटा छोड़ो उन कोड फोड को, सीधा हम बात करेंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना बस, हमें ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने मान चला, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इसको देखो मैं बात करूँ इसकी, जैसे 2005 लिखा हुआ है, बेटा कोई भी सन दे रखिए 2005 लिखा हुआ है, ठीक है 2005 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, जो सन दे रखी है ना बेटा, एक शॉर्ट तरीका होता है, बहुत शॉर्ट, इसके लिए फॉर्मूला कोई याद नहीं रखना, एक कंसेप्ट सीखना छोटा सा। ठीक है, कैसे सीखोगे कि जैसे 2004 दे रखा है, दूसरा 2005 दे रखा है, जो भी सन दे रखा है आप उसमें से एक माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2004 आ जाएगा, 2004 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फैक्टर करना है कि 2000, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 2000 प्लस 4 लिख सकते हो बेटा, इसे ना 2000 प्लस 4 लिख सकते हो। अब बेटा इसको भी क्या कर सकते हो आप, इसे कर सकते हो 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 प्लस 4 लिख सकते हो, बस ये फैक्टर करना है। बेटा मैं गणित का टीचर, तो गणित के तरीके से रीजनिंग को ज्यादातर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो हम क्या करेंगे बेटा, इतना कर लोगे, इतना ज्यादा तो हर बच्चा कर लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली होगी। अब बेटा एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, तो बेटा 400 का जो कोड होता है, 400 में बस इतना ध्यान रखें, 400 कोड 0 होता है, 300 का कोड क्या होता है हमारा 1 होता है, 200 कोड होता है 3, और 100 का कोड होता है 5। इस बारे में जो हम बात करने वाले हैं, वो हम जो कोड है वो कहां से कैसे आए, सारी डिटेल में अगर आप चाहते हो इस ट्रिक को समझना पूरा कंप्लीटली, अगर आपको सिर्फ पेपर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इस कंसेप्ट को सीखना चाहते हो कहां से कैसे हुआ था, ये कैसे आता है डिटेल में पूरा, तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी स्पेशल कैलेंडर की वीडियो बना दूंगा जो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कैसे भी, ठीक है। लेकिन कमेंट करके बताओ, जब भी बनाऊंगा वैसे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये डिमांड पे चलती है सारी चीजें, ये ना, ठीक है। ये हो गया बेटा 400 जब आए 0 लगाना है, 300 जब आए 1 लगाना है, 200 जब आए 3 लगाना है, 100 आए जब 5 लगाना है। तो बेटा मैंने इसको 2000 को मैंने फैक्टर किया, कितना 400 × 5 कर दिया मैंने, तो प्लस 4 कर दिया। तो बेटा 400 का कोड कितना है 0 है, और 0 × 5 बेटा बस यही कोड याद रखना, आपको कोड याद नहीं रखना, ठीक है। और प्लस के 4 है ना, 4 बेटा 4 है हमारा, ठीक है 4 है। और 4 में हमें कितनी लीप बर्ड्स मिलती है, 4 वर्ष में हमें लीप बर्ड्स कितनी मिलेंगे बेटा, कहोगे 1 लीप बर्ड्स मिलेंगे, तो प्लस 1 लीप बर्ड्स मिल जाएगी, 1 है ना, 1 लीप बर्ड्स यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा। कितना हो गया, ये तो 0 हो गया हमारा, और 4 और 1 5, तब 5 जो यानी जो साल का कोड निकल के आया वो 5 निकल गया, 5, ठीक है। 5 शेष दिन हो गए, यहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख लो 5, ठीक है 5 हो गया। प्लस हम क्या करें, महीने का शेष क्या बचेगा, यानी बेटा हमें बताना मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, ये बताना ना। तो मार्च हम क्या करेंगे, यानी 1 मार्च को हम निकालेंगे, 1 मार्च को कौन सा दिन था, उसके बाद हम पता कर लेंगे 1 मार्च को कौन सा दिन था, तो उसके बाद में हमें निकाल लेंगे शुक्रवार किस तारीख को था, फिर हिसाब से हम निकल जाएंगे बेटा। महीने में अब देखो मार्च तक 1 मार्च का हमें दिन निकालना होगा, तो जनवरी क्या पड़ेगा, जनवरी पड़ेगा, फिर फरवरी पड़ेगा, और फिर मार्च आएगा ना, मार्च आएगा बेटा। जनवरी में जो शेष दिन होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, जो भी तुम्हारा महीना हो उसमें क्या कर दो 7 का भाग दे दो, और जो शेष बचे ना उसको शेष को यहाँ लिखना है बेटा। जनवरी 31 को होती है, 31 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। फरवरी 28 को तो इसमें 0 शेष बचेगा। और हमने मार्च का 1 मार्च लिया तो 1 मार्च को हम यहाँ जोड़ देंगे बेटा। कितना हो गया 5 और 3 8 और 1 9, फिर 9, और बटे हमें 7 से भाग देना तो कितना 2 बचेगा, यानी 2 शेष आ गया हमारा। तो बेटा हम क्या करेंगे, 2 को हम जब क्या करेंगे, इसको 2 हमारा क्या दिन आ गया बेटा, 0 पे होता हमारा संडे, 1 पे होता हमारा मंडे, 2 पे हमारा ट्यूसडे। ऐसे आप इसको लगा सकते हो, 3 4 5 6 पे आप इसको लगा सकते हो, ठीक है भाई। अब ये हो गया, यानी जो 1 तारीख का 1 मार्च का जो पड़ रहा है वो क्या है, ट्यूसडे पड़ रहा है, यानी मंगलवार पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। तो बेटा जो फ्राइडे शुक्रवार है वो कितनी तारीख को पड़ेगा बेटा, 2 को हो गया तुम्हारा क्या बुधवार, है ना, 3 को हो गया गुरुवार, और 4 को हो गया क्या शुक्रवार। तब मार्च में 2005 में मार्च में जो 4 तारीख का पहला शुक्रवार पड़ा था, 4 तारीख का पहला शुक्रवार पड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं 4 को शुक्रवार है, फिर 4 को 7 तारीख जोड़ लो, 7 4 11, 11 को शुक्रवार है, 7 के बाद 11 और 7 18, 18 को शुक्रवार है, 18 7 25, 25 को शुक्रवार है, यानी इन 4 डेटों क्या शुक्रवार है। तो ऑप्शन कहीं मिल रहा है 4 11 18 और 25, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताओ। ये तो कथन निष्कर्ष नहीं, बड़े बड़े सेट हो भाई पूरे, जिसके कथन निष्कर्ष कंप्लीट होंगे ना वो तो भाई इसमें मार गया वो बाजीस, है ना। तो चलो ये अगर सभी पंखुड़ियां फूल है, पंखुड़ियां गुलाब की, कैसे कहते हैं बता देना जरा, ठीक है। ये कह रहा है सभी पंखुड़ियां क्या है, फूल है, और जो सभी पंखुड़ियां पीली हैं और सभी पीले फूल हैं, ये कथन है बेटा। इसकी ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं, ये जो है हमारी क्या है, यहाँ पे क्या है हमारी, ये पंखुड़ियां हैं, क्या है पंखुड़ियां हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये पंखुड़ियां क्या है पीली हैं, पीली हैं, और ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे फूल हो जाएंगे, क्या कहेंगे फूल है, जो सभी पीले फूल हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि सभी पंखुड़ियां पीली हैं और सभी पीले क्या फूल हैं, ये तो कह रहा है। और सभी देखो कह रहा है सभी पंखुड़ियां पीली हैं और सभी पीले क्या है फूल है, सभी पीले फूल है, बात आ रही ना समझ में। अब ये कह रहा है कि सभी पंखुड़ियां फूल हैं, और बेटा सभी पंखुड़ियां क्या फूल बन रही नहीं बनी है, फूल का ये पूरा आ रहा है। तो ये कह रहा है सभी फूल पीले हैं, नहीं कह रहा सभी फूल पीले हैं, कथन एक कह रहा है सभी फूल पीले हैं। बताओ भाई सभी फूल पीले हैं, कैसे होगा बताओ, सभी फूल पीले हैं बेटा, सभी फूल तो पीले नहीं है, सभी फूल पीले नहीं है बेटा। फूल का एरिया तो पीला तो इतने एरिया है ना, फूल तो ये पूरा हिस्सा है, फूल तो ये पूरा हिस्सा है, लेकिन जो पीले वाला हिस्सा वो इतना है, पीले वाला हिस्सा इतना, तो बेटा फूल पहला तो गलत हो गया हमारा। दूसरा अनुसरण क्या कर रहा है, दूसरे निष्कर्ष सभी पीले पंखुड़ियां हैं बेटा, सभी पीले पंखुड़ियां हैं, पीला एरिया ये है और पंखुड़ियां का हिस्सा ये है, तो यार ये वाला हिस्सा तो पीला है, लेकिन ये वाला हिस्सा पीला है और ये पंखुड़ियां है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में दे रखा है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो बेटा कोई भी नहीं करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इस आकृति में मिलती जुलती आकृति कौन सी है,
मिलती जुलती आकृति कौन सी है, निकटतम मिलती हुई आकृति। बेटा ये दे रखा है ऐसे, ये ऐसे दे रखा है, आकृति की बात करें, ठीक है। बेटा ये आकृति वगैरह बनानी पड़ती है ना, जब भी मुझे रीजनिंग पढ़ाने का मन नहीं करता, बस यहीं पे दिल टूट जाता है मेरा। अगर आपको मेरी रीजनिंग अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर बेकार लग रही हो तो भी बताएं, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या कैसा लग रहा है, ठीक है। इससे मिलती जुलती तो ऑप्शन ए में नहीं मिल रही है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। ऑप्शन ए में नहीं मिल रही है, ऑप्शन सी में नहीं मिल रही है, ऑप्शन डी में भी नहीं मिल रही है, ऑप्शन बी में मिल रही है। ऑप्शन बी में क्या, इसको उल्टा कर दिया, ये कह रहा है मिलती जुलती हुई चाहिए हमें, अधिकतम निकटतम मिलती हुई ना, तो ऑप्शन बी में क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में क्या सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 में। देखो ये क्या कह रहा है, 16 में क्या कह रहा है कि बोला गया है कि ये जो आकृति है, प्रश्न आकृति जो इसके मेल से कौन सी आकृति बनी हुई है। ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में तो नहीं है ना, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में, ना ऑप्शन बी में तो दिख रही है, ऑप्शन बी में दिख रही है। तो ऑप्शन बी में कैसे दिख रही है, देखो ऑप्शन बी में दिख रही है ना, जैसे ये ऐसे करके दे रखा है ना, ये दो आकृति तो है, और इसके बाद में क्या, इसको ऐसे इसने इसको टच कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको क्या टच कर दिया, इसको ये पहली वाली आकृति ये रही, सॉरी पहली वाली ये रही और दूसरी वाली ये रही, तो ऑप्शन बी से हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन छांटना बहुत बड़ी एक अपने आप में चुनौती है, ऑप्शन छांटना। ये कह रहा है ना ऑप्शन हमें क्या, ऑप्शन बी देखो सही दिख रहा है, ऑप्शन जो चित्र आकृति जो बी सही है, लेकिन ए में डी दे रखा, बी में सी दे रखा। बेटा मैं जल्दबाजी क्या करूँगा, बी टिक कराऊंगा, पता चला मैंने तो सही करके ये गलत कैसे हो गया। अब लास्ट में जब आंसर की आती है उसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पे गलत मिलता है हमें। बेटा हमें सी जो बी है वो हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें बेटा, बहुत विशेष ध्यान रखना, बहुत बारीकी ध्यान, आपको सवाल सोल्व करने पे ध्यान नहीं रखना, आपको सवाल का टिक लगाने पर भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये कह रहा है कि इसमें जो निम्न विकल्प में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। बेटा ये ग्लास जैसे लग रहा है मुझे, एक प्लेट पे ग्लास रख दिया, एक प्लेट पे क्या रख दिया, ग्लास रख दिया है। तो ऐसा बेटा किसमें मिल रहा है, बेटा पहले वाले ऑप्शन में ग्लास खड़ा है और एक प्लेट अलग है। ऑप्शन बी में क्या है, दे रखा जो प्लेट है वो प्लेट तो प्लेट ही है, सीधी है, लेकिन जो ग्लास लेटा हुआ है। ऑप्शन सी में क्या है, ग्लास उल्टा है। ऑप्शन डी में भी ग्लास लेटा हुआ है, यानी गिर पड़ा है वो, जैसे दावत खाने जाते हैं ना, दावत खाने जो ग्लास गिर जाता है ना ऐसे बिना पानी के, तो ऐसे। बेटा मुझे ऑप्शन ए में क्या है, इसकी मिलती जुलती ऐसे ही भांति प्रतीत हो रही है कि ऑप्शन ए वाली जो आकृति है उससे सेम मिल रही है, बस थोड़ा सा क्या है, गिलास अदर है, हवा में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए किसमें, ऑप्शन बी में, किसमें, ऑप्शन बी में है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। बेटा दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा, बेटा क्या होगा उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा। बेटा दिशा भी पूछ रहा है और उत्तर भी पूछ रहा है, दिशा भी पूछ रहा है और उत्तर भी पूछ रहा है, तो बेटा क्या होगा, बेटा मैं इसको सोचू जरा क्या हो जाएगा। कि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो बेटा ध्यान रखें इस चीज का कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या इसको दिशा बनानी होगी। बेटा मैं दिशा बनाता हूँ, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है ना, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। बड़ा इसको और काट लो इसको ऐसे, ठीक है। हर दिशा जो अपने आप में 90 डिग्री होती है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम का चलती है तो 45 डिग्री पे आ जाती है हमारे। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो गया हमारा, है ना। ये क्या उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया ये हमारा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। बड़ा इसने सवाल क्या बोला कि दक्षिण जो है क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए, यानी दक्षिण पश्चिम, ये यहाँ पे क्या दक्षिण बन जाए, यहाँ पे क्या है दक्षिण हो जाए, दक्षिण हो गया बेटा हमारा, यहाँ पे दक्षिण हो गया, ठीक है। ये हमारा दक्षिण हो गया। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर हो गया हमारा। ये वाली चीज क्या, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज उत्तर बन गई हमारी, उत्तर बन जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। बेटा ये क्या बन जाएगी हमारी, उत्तर यहाँ है। बेटा क्या ये क्या बन जाएगा हमारा, पूरब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पूरब बन जाएगा हमारा, पूरब। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पश्चिम बन जाएगा, ठीक है। बात है समझ में। अब ये कह रहा है तो उत्तर क्या होगा बेटा, उत्तर क्या होगा, उत्तर जो होगा वो क्या होगा ये बताना है। उत्तर क्या होगा बेटा, उत्तर पूर्व, या जो उत्तर है वो क्या, उत्तर है वो क्या है, उत्तर पूर्व बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो उसको। आगे देखो ये कह रहा है कि घोड़ा बंदर बाग, इसमें बेन आरेख बनाना है, घोड़ा बंदर बाग। बेटा पहले हमें ये देखना है कि ये घोड़ा बंदर बाग जो एक ही कैटेगरी से है या अलग अलग से है। बेटा मैं बात करूं घोड़ा बंदर बाग जो तीनों जो अलग अलग कैटेगरी से हैं, क्यों है कि बेटा देखो घोड़ा जो है, घोड़ा अलग देखो, रहने के स्थान से देख लो, खान पीन के स्थान से देख लो, या उसके कार्य के हिसाब से देख लो, तो तीनों का जो कार्य है वो भी अलग है, खान पीन अलग है, रहन सहन अलग है
है ना, तो तीनों चीज अलग है। तो बेटा घोड़ा जो है, घोड़ा अपने आप में अलग है, बंदर अपने आप में अलग है, और बाघ अपने आप में अलग है। बेटा तीनों के जो आरेख हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। इसके हिसाब से कौन सा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या ऐसे ऐसे दे रखा है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बना लो, अगर ऐसे बना लो कैसे ही बना लो, ठीक है, तीन बनाने अलग अलग कैसे बना लो, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 20 की बात करें तो सी डी एफ आई, सी डी एफ आई, क्या बात है, सी डी एफ आई। बेटा सी डी एफ आई देखो अगला जो श्रृंखला है वो क्या होगी, सी डी एफ आई। बेटा मैं सीधे सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करने वाला हूँ यहाँ पे, कोई भी ऐसा मतलब सोचने को मौका नहीं दूंगा कि आपको मतलब कंसेप्ट से भटको आप, ठीक है। तो बेटा सी डी एफ आई के क्या होगा, सी डी एफ आई। बेटा अगला क्या होगा ये बताना। बेटा सी कितने पे आता है, सी आता है आपका कितना 3 पे, है ना, डी 4 पे, एफ कितना 6 पे, आई 9 पे, ठीक है, आई 9 पे आ गया हमारा। तो बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 का गैप हुआ, यहाँ पे 2 का गैप हुआ, यहाँ पे 3 का गैप हुआ, यहाँ पे कितना 4 का गैप हो जाएगा। प्लस 4 पे कितना होता है, 9 और 4 13, 13 पे क्या आता है बेटा, 13 पे एम आता है, क्या आता है, एम आता है, तो एम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। बेटा रीजनिंग मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, मजा आए तो बताना, और नहीं है तो भी बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विषम चुने, विषम चुने यानी विषम जो 3 एक तरीके से समान होंगे और चौथा जो अलग होगा। 3 एक तरीके से समान होंगे, एक जो अलग हो वो हमें अलग बताना। तो बेटा क्या देखो, टी को उल्टा कर दिया यानी उसको जल प्रतिबिंब बना दिया, या उसको मिरर जो कर दिया, ट्रांसलेट मतलब कर दिया ना, तो क्या देखो टी का जस्ट उल्टा हो रहा है, ऐसे वी का उल्टा हो रहा है, ऐसे एन का, बेटा एन का उल्टा नहीं हो रहा है, लेकिन ए का उल्टा हो रहा है, ए का उल्टा हो रहा है। बेटा एन का एज इट इज रख दिया, एज इट इज यानी ऐसे ऐसे रख दिया, यानी ऑप्शन एन वाला सही है, तो ऑप्शन सी में क्या हमारा ये अलग है हमारा। लेकिन बेटा ऑप्शन सी जो है वो किसमें, ऑप्शन बी में दे रखा है। बस इसी चीज का बेटा विशेष ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी को सही करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे दो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हमें श्रृंखला का अगला पद बताना है। ये कह रहा है 5 आई, बेटा 5 आई 9 गई, अरे 5 आई 9 गई से छोड़ो, यहाँ देखो 5 आई 7 जे 11 एल और क्या है 17 ओ, वो है ना, ठीक है। नेक्स्ट बताना बेटा, नेक्स्ट क्या होगा। बेटा दो 5 आई, 5 के बाद वो कितना 7 हो रहा है, 7 के बाद कितना 11 हो रहा है, 11 के बाद 17। बेटा यहाँ पे समझेंगे इसको, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17। बेटा देखो 2 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 6 बड़ा, अब बेटा कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा, 17 और 8 25। बेटा 25 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, 25 बेटा देखो मुझे 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत हो गए हमारे, ठीक है, ऑप्शन 2 दिख रहे हैं हमारे। अब बेटा देखो क्या हो जाएगा, देखो आई के बाद जे ना, यहाँ पे 9 है, 9 आई की वैल्यू कितनी, आई की जो प्लेस वैल्यू कितनी 9 होती है, जे की 10 होती है, एल की 12 होती है, ओ की 15 होती है। पर आप देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे कितना 4 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा। तो बेटा 9 10 12 15, 15 4 19। बेटा 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है बेटा कितना, 19 पे एस आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये एस हो जाएगा 25 एस, 25 एस ऑप्शन कितना सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते तो बेटा ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न श्रृंखला यानी जो अगली आकृति है वो क्या होगी। बेटा अगली आकृति पर इतना तो लॉजिक लगाओ, कौन सी बनेगी। बेटा पहले जो त्रिभुज दे रखा है उसके ऊपर वो है ना, पहले ऐसे दे रखा है, ये देखो बस सीधा सीधा देख लो, देखो 2 व्रत 2 व्रत 2 व्रत, सभी 2 व्रत है तो सब में देखो क्या होगा 2 व्रत ही होंगे, ठीक है। अब देखो इसको छांटने के लिए कई तरीके हैं। बेटा 2 व्रत दे रखे हैं, एक के मतलब एक व्रत के अंदर एक व्रत है, 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 तो चौथा भी क्या आएगा, चौथा अलग थोड़ी हो जाएगा, उसके अंदर उसके व्रत के अंदर भी व्रत होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि व्रत के अंदर व्रत कौन सा है, बेटा ऑप्शन ए में है, ठीक है। दूसरा अगर नजरिया देखें सवाल में तो बेटा त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, उसके ऊपर एक स्टार है ना। फिर अगले वाले में दे रखा है, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है, इसके नीचे स्टार है, ठीक है। अब आगे जो है ऐसे कर दिया, इसको ऐसे है ना, यहाँ पे स्टार है, ठीक है। तो अगला जो होगा, अगला कैसे हो जाएगा, अगला हो जाएगा बेटा, अगला इस तरफ मुंह करके हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा इस तरफ मुंह करके हो जाएगा, स्टार होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार। तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए किसमें, ऑप्शन बी में है, ठीक है। आकृति जो ए में सही है लेकिन उसमें ए बी में है वो, ठीक है भाई। आगे देखो ये कह रहा है ये आकृति बतानी है कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है। बेटा इस सवाल को क्या है कैसे करोगे, ये आप खुद देखो, खुद समझो उस चीज को, और आप मुझे गिनती करके बताना कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा इसको जो आंसर शीट के हिसाब से इसमें जो दे रखा था वो दे रखा 27 दे रखा था, लेकिन आप मुझे काउंटिंग करके कमेंट करके बताओगे इसमें कितने हैं, ठीक है भाई। क्या 27 सही है या नहीं है, और 27 अगर सही नहीं है, अगर किसी को डाउट लगता है तो फिर मैं उसे काउंटिंग करके बताऊंगा,
और 27 सही है तो फिर आप मुझे बताना, सही है तो भी बताना, नहीं है तो भी बताना। अगर आपके हिसाब से 27 अलग आ रहा है तो बताना, और 27 आ रहा है तो भी बताना, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे क्या है, आपकी क्या है, जो क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और जो पहले जो शिफ्ट 1 का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। फिर से एक बार ध्यान दे लें कि सुबह 7 बजे आपकी क्या है, सुबह 7 बजे आपकी क्या है, ग्रुप डी की मैथ है, ग्रुप डी मैथ है। और 8 बजे एस डी यादव है ना, एस डी यादव है, एस डी यादव है। और 9 बजे रीजनिंग है, ग्रुप डी की रीजनिंग, यहाँ पे मैथ है ना, ग्रुप डी की मैथ है। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें, आपको बहुत ही आसान तरीके से जीके के भी फैक्ट लाने वाला हूँ, जीके फैक्ट बहुत अच्छे तरीके से, और आपको ऐसे लेगा, बस याद रखोगे हाँ भाई पेपर में सब कुछ मेरा ये लगेगा, हाँ हमने पढ़ रखा है, ठीक है भाई। अंतिम समय में प्रहार करने वाले हम लोग, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।